तो आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो विषय अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो सामान्य विषय वस्तु आप जानते हैं अस्थियों के विषय में, वो कहीं न कहीं आपके जनरल नॉलेज के इतर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत शानदार लगेंगी। बतौर योग प्रशिक्षक भी आपको अस्थियों के विषय में बहुत सारी बातें ज़रूर जाननी चाहिए। ऐसा होता है कई बार कि हम लोग इन जनरल अस्थियों का कोई भी नाम उच्चारित कर देते हैं, जैसे कॉलर बोन इसे कह देते हैं, बोन ऑफ ब्यूटी, है ना? इसे बोन ऑफ ब्यूटी भी बोला जाता है या कॉलर बोन बोला जाता है। या इस तरीके के जो भी एक कोई भी आड़ा-तिरछा नाम है, जैसे ईयर बोन इसे बोल दिया, नोज़ बोन इसे बोल दिया, इस तरीके का नाम, पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये है कि शरीर में बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता पड़ती रहती है हमारे शरीर को। तत्व में ख़ास करके मिनरल्स की आवश्यकता जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मिनरल्स की आवश्यकता के प्रतिपूर्ति हेतु हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवाएँ या विटामिन डी की दवाएँ या इस तरीके की जो भी बाहरी सोर्सेज़ से दवाएँ लेते हैं, उसमें होने वाले अस्थियों का नुकसान, ये भी एक बड़ा विषय है। तीसरा विषय जो अस्थि में आपको बड़ा इंटरेस्ट लेके आएगा, वो ये कि आयुर्वेद विधान ने इसको बड़ा शानदार तरीके से अध्ययन किया और सप्त धातु सिद्धांत के तहत इसे आमंत्रित किया। सप्त धातु सिद्धांत जो है वो एक बड़ा कॉमन सिद्धांत है, जिसे रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, वीर्य वाले सिद्धांत के तहत जाना जाता है। तो उन्हीं में अस्थि भी एक मूलभूत स्थान लेती है। तो एक तो ये भी कारण हो गया। चौथा कारण ये है कि आपको अस्थियों का जो प्रयोग पता है कि ये सिर्फ़ संरचनात्मक दृष्टि से आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, इसके इतर इसका और भी बहुत सारा कार्य है। बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि जो ब्लड का प्रोडक्शन है, उसके लिए व्यापक स्थान देने वाला जो अंग है, जिस व्यवस्था क्रम में आरबीसीज़, डब्ल्यूबीसीज़ का निर्माण होता है, कुछ डब्ल्यूबीसीज़ और मैक्सिमम आरबीसीज़ का निर्माण जो होता है, वो अस्थि की मज्जा में होता है। बोन मैरो को ट्रांसप्लांट भी किया जाता है, आजकल विज्ञान बहुत आगे है, तो मैरो ट्रांसप्लांटेशन तक की चीज़ें हो जाती हैं। कई सारे कैंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें मैरो को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में ये ट्रांसप्लांटेशंस आजकल अपना स्थान लेके आ रहा है। तो इन्हीं सारी बातों का अध्ययन थोड़ा व्यापक मात्रा में करेंगे आज हम लोग, जिसे अस्थि विज्ञान कहा जाता है और इसे सामान्यतः ऑस्टियोपैथी, ऑस्टियोलॉजी के तहत हम लोग अध्ययन करते हैं। लिखना शुरू कीजिए, हेडिंग डाल दीजिए अस्थि, बोन्स, बोन्स। सबसे पहला ये ऑस्टियो इसे अस्थि विज्ञान को या अस्थियों का अध्ययन अस्थियों का अध्ययन अस्थि विज्ञान के तहत किया जाता है। अस्थि विज्ञान के तहत किया जाता है, जिसे जिसे ऑस्टियोलॉजी भी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी भी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी भी कहते हैं या ऑस्टियोपैथी भी कहा जाता है। ऑस्टियोपैथी भी कहा जाता है। आधुनिक आधुनिक विश्व में, यानी कि मॉडर्न साइंसेस के अकॉर्डिंग आधुनिक विश्व में एटी स्टिल को एंड्रयू टेलर एंड्रयू टेलर स्टिल को ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन्स में कार्य करने के हेतु ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन्स में कार्य करने हेतु अस्थि विज्ञान का अस्थि विज्ञान का पिता माना जाता है। अस्थि विज्ञान का पिता माना जाता है। आगे लिखिए। सप्तधातु सिद्धांत के तहत सप्तधातु सिद्धांत के तहत अस्थि
चौथे स्थान पर आती है, चौथे स्थान पे आती है। ब्रैकेट में लिख लीजिए सप्त धातु के सातों तत्व। पहला है रस, रस। दूसरा है रक्त। तीसरा है मांस। मांस। अस्थि, अस्थि। फिर मेद, मेद, मेद। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, ऐसे है। थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए। रस, रक्त, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि। मेद पहले बनता है ना, पैरो। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं वीर्य, मज्जा एवं वीर्य। तो ये पांचवें स्थान पे आ गई अस्थि, अगर आप मेद को पहले ले लेते हैं तो। साइंटिफिकली इसको मेद को कई बार ऐसा देखा जाता है कि अस्थि के डेवलपमेंट के बाद आती है, परंतु बहुत सारे जैसे फीमर बोन है उसमें ये बराबर मात्रा में चल रही होती है, यानी कि जैसे जैसे अस्थि बढ़ती जाती है ऑस्टियोसाइट्स का कार्य शुरू होता है, डीमिनरलाइजेशन शुरू होता है, तो हड्डी ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है, नीचे की तरफ बढ़ रही होती है, और उसी समय मैरो का निर्माण होता है। इसलिए ये चौथे पांचवे में ये वैरी कर जाती है। अगर आप अपने आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार देखें तो पांचवें स्थान पे लाइए, और यदि मॉडर्न साइंसेस के आधार पे देखते तो चौथे स्थान पे लिखिए। आगे लिखिए। अस्थियों में, अस्थियों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जैसे, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जैसे, या इनमें प्रमुख रूप से, जैसे पहली है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट स्पेलिंग है OSTEOBLAST, ऑस्टियोब्लास्ट। दूसरा है ऑस्टियोसाइट्स, OSTEO सी साइट्स, CYTES, साइट्स, ऑस्टियोसाइट्स। और तीसरी है ऑस्टियोक्लास्ट, OSTEOCLAST, ऑस्टियोक्लास्ट। आगे लिखिए। ऑस्टियोब्लास्ट एवं ऑस्टियोसाइट कोशिकाएं, ऑस्टियोब्लास्ट, संदीप जी सर पे से ऐसे हाथ हटाओ, ऐसा लग रहा है जैसे कितने दुख में हो। हम्म। ऑस्टियोब्लास्ट एवं ऑस्टियोसाइट्स अस्थि निर्माण एवं, अस्थि निर्माण एवं मिनरलाइजेशन हेतु, यानी मिनरल्स को एकत्रित करने हेतु, अस्थि निर्माण एवं मिनरलाइजेशन हेतु, यानी कि मिनरल्स को एकत्रित करने हेतु कार्यरत रहती हैं, कार्यरत रहती हैं। जबकि, जबकि ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट मिनरल्स को मुक्त करने हेतु कार्यरत रहती है। मिनरल्स को मुक्त करने हेतु अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं, रिसॉर्प्शन बोला जाता है। अस्थियों को अस्थियों से मिनरल्स को मुक्त करने हेतु कार्यरत रहती हैं, मुक्त करने हेतु कार्यरत रहती हैं। आगे लिखिए। अस्थियों में, अस्थियों में बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, इंडोस्टियम, ENDOSTEUM,
इंडोस्टियम, इंडोस्टियम, ENDOSTEUM, पेरियोस्टियम, PERI, ये सब अस्थि के अंदर की चीजें हैं। पेरियोस्टियम, PERIOSTEUM, पेरियोस्टियम। नर्व्स, नर्व्स, NERVES, नर्व्स यानी संवेदांग। ब्लड वेसल्स, BLWDVESSELS, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स एवं एवं अन्य एवं अन्य कोशिकीय मैट्रिक्स उपस्थित होती है, कोशिकीय मैट्रिक्स उपस्थित होती है। आगे लिखिए, जन्म के समय मनुष्यों में 300 अस्थियां होती हैं। जन्म के समय मनुष्यों में 300 अस्थियां होती हैं, जो कालांतर में 206 रूप में परिवर्तित हो जाती है। 206 अस्थियों के रूप में एकाकार हो जाती है या परिवर्तित हो जाती है। सबसे बड़ी अस्थि जांघ की अस्थि होती है, जिसे फीमर कहा जाता है, जिसे फीमर कहा जाता है। एवं सबसे छोटी अस्थि मध्य कर्ण की अस्थियां, मध्य कर्ण की अस्थियां यानी मध्य कान की अस्थियां, मध्य कर्ण की अस्थियां, जिसे स्टेपिस कहा जाता है, STAPES कहा जाता है, स्टेपिस कहा जाता है। आगे लिखिए, अस्थियों के कार्य, फंक्शंस ऑफ बोन, छोटी हेडिंग, फंक्शंस ऑफ बोन, अस्थियों के कार्य। आज तारीख हो गई आपकी 16 जनवरी। तरीके से चलते हुए हमें 25 जनवरी तक एनाटॉमी, 25 से 26 जनवरी तक एनाटॉमी को समाप्त कर लेना है। ये अपने टारगेट में रखिएगा आप, ठीक है। आज अगर हम लोग बोन्स को समाप्त करते हैं समय से, तो मसल्स कल हो जाएंगी, मसल्स के साथ में एक सिस्टम की शुरुआत भी हो जाएगी। और मसल्स में बहुत प्रश्न नहीं आता है, तो मसल्स को अगर हम बाद में भी करते हैं तो कल से एक सिस्टम की शुरुआत कर लेंगे। एक दिन में एक सिस्टम, इस हिसाब से 6 दिन में 6 सिस्टम, 6 सिस्टम्स में बहुत सारे प्रश्न आपके पूरे किए जा सकते हैं। 6 सिस्टम, और उसके बाद डाइटरी एक दिन, 7वां दिन, 8वें दिन डिजीजेस, 9वें दिन, यानी 9 से 10 दिन, 16 तारीख है आज, और 10 दिनों का हमारे पास पूर्ण रूप से समय है। तो 10 दिनों में, अभी उसमें सैटरडे संडे भी बीच में आ सकता है, आवश्यकता पड़ी तो हम लोग सैटरडे संडे को भी कक्षा करेंगे, ठीक है, अगर हम अपने टारगेट से पीछे हटते हैं तो अपने, आप भी अपना टाइमलाइन सेट रखिए, मैं भी अपना टाइमलाइन सेट रखता हूँ, हम लोग दोनों लोग मिलके इस तरीके से सारी चीज़ों को सेटअप किया जाए, ताकि अपने समय से ये पूरा का पूरा जो अपना टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। जैसे ही ये समाप्त होगा एनाटॉमी, उसके तुरंत बाद हम लोग उपनिषद की तरफ रुख कर लिया जाएगा, ताकि हम लोग उपनिषद को समझ सकें। पूरा फरवरी हमें उपनिषद समझने में निकल जाना है। मार्च में हम लोग यूनिट 1 और 2 कंप्लीट करेंगे, यानी योगा हिस्ट्री और डेवलपमेंट और हठ योगा, ठीक है। और मार्च कंप्लीट होगा, अप्रैल की शुरुआत होगी, अप्रैल से हम लोग अपने बहुत स्लो मोशन में भी आ जाएंगे, तो भी हमारे पास समय ही समय रहेगा। यानी 1 मार्च, मतलब 1 मार्च से 30 मार्च तक जाते जाते हम लोग तकरीबन 70% कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एक मैं लूँगा आपका टेस्ट, और यदि मुझे लगेगा कि आप लोग बिल्कुल 0/सन्नाटा ही हो, तो फिर पेपर 1 की शुरुआत कराई जाएगी, फिर मैं पेपर 1 भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि तब तक हमारे पास समय रहेगा।
यदि जेआरएफ वाले कम लोग हुए, ज्यादा लोग उम्र दराज हुए, तो पेपर वन नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन यदि ऐसा रहा कि जेआरएफ के लिए अप्लाई करने वाले 30 साल से कम वाले युवा ज्यादा हैं मेरे पास में, तो मैं कोशिश करूंगा कि पेपर वन का भी अध्ययन करा दूं, क्योंकि पेपर वन आपके लिए बड़ा जरूरी होता है। ठीक है। और पेपर वन में हमेशा लोग पेपर टू तो पास हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा अपना सब्जेक्ट है। लेकिन पेपर वन में रोने की आदत जो है वो, क्या रे पेपर वन हो जाता तो सब हो जाता, ये नहीं गई है लोगों की। ठीक है। तो ऐसा ना हो कि हम लोग पेपर वन में ही अटक जाए। बहरहाल, बैक टू पवेलियन वापस आते हैं। लिखिए अस्थियों के कार्य। सबसे पहला कार्य लिखिए, शरीर को ढांचा प्रदान करना। शरीर को ढांचा प्रदान करना यानी फ्रेम। दूसरा है सपोर्ट सिस्टम जनरेट करना, सपोर्ट बनाना, शरीर को सपोर्ट प्रदान करना। तीसरा है सिक्योरिटी। जो भी हमारे कोमल अंग हैं, जो भी बहुत नॉर्मल ऑर्गन्स है, जैसे ब्रेन का हिस्सा है, जैसे लंग्स है, जैसे हार्ट है, उन सबको सिक्योरिटी अर्थात सुरक्षा प्रदान करना। चौथा है शरीर को गति प्रदान करना, गति प्रदान करना। संकुचन एवं प्रसारण हेतु यानी संकुचन एवं प्रसारण हेतु, संकुचन एवं प्रसारण हेतु स्थान देना, स्थान देना। मिनरल्स का भंडारण करना, मिनरल्स का, शरीर के अंदर मिनरल्स को एकत्रित करना। आगे लिखिए, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना, इत्यादि, ETC। ठीक है। बस, अब बात आती है टाइप्स ऑफ बोन्स। ये एक पूरा चार्ट बनेगा। ठीक है। चार्ट कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। कॉपी को आप अब ऐसे कर लीजिए, यानी पहले लंबवत थी, अब उसको वर्टिकल कर लीजिए, और ऊपर लिख लीजिए बोन, और उसके 3 बच्चे बना दीजिए। 3 बच्चा, बच्चा संख्या A, B और C। ठीक है। कॉपी को वर्टिकल कर लीजिए और लिखिए बोन्स, और उसके 3 डंडे, 3 तीर निकालिए, और तीनों के नाम लिखिए आकार के अनुसार, लोकेशन के अनुसार यानी स्थान के अनुसार, एवं स्ट्रक्चर के अनुसार। अस्थियों के प्रकार का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, तो ऊपर लिख लीजिए हेडिंग अस्थि, उससे 3 तीर निकालिए, तीनों में स्पेस रखिएगा। ठीक है। 3 तीर निकालिए, तीनों में स्पेस रखिए। पहले में लिखिए आप पहले में लिखिए आकार के अनुरूप, दूसरे में लोकेशंस के अनुरूप, लोकेशन, और तीसरे में स्ट्रक्चर के अनुरूप। ठीक है। अब शेप के अनुसार यानी आकार के अनुसार, शेप के अनुसार, शेप वाले के 1 2 3 4 5, 5 बच्चे इसके लिखिए। 5 तीर निकालिए शेप में से, शेप के 5 तीर निकालिए। पहले में लिखिए लंबी अस्थियां, लॉन्ग बोन्स, दूसरे में शॉर्ट बोन्स, छोटी अस्थियां, तीसरे में इर्रेगुलर, इर्रेगुलर यानी झगड़ा अस्थि। हम लोग जब पढ़ते थे तो झगड़ा जड़ें पढ़ाई जाती थी। रूट्स के कई प्रकार होते हैं ना, उनमें से एक प्रकार होती है झगड़ा जड़ें, उसको बोलते हैं, है ना। हाँ, आगे इरेगुलर। चौथा है न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक, इसका पी साइलेंट है, स्पेलिंग है PNEUMATIC, न्यूमेटिक, न्यूमेटिक बोन्स। और उसके आगे है फ्लैट बोन्स। ये हो गया आकार के अनुसार 5 प्रकार की। ठीक है। अब आगे है लोकेशन के अनुसार। लोकेशन के अनुसार, तो लोकेशन के अनुसार क्या है? 2 प्रकार में यह बंटता है। लोकेशन के अनुसार 2 प्रकार। पहला है अक्षीय यानी एक्सियल स्केलेटन,
अक्षीय यानी एक्सियल, AXIAL, एक्सियल स्केलेटन। और दूसरा है अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी जो समस्त शरीर में व्याप्त है। रवि जी एक ना टेबल लेके आइए, छोटी वाली, छोटी टेबल लाओगे ना तो बराबर में अच्छी राइटिंग बनेगी। राइटिंग का भी बड़ा महत्व है, अभी नहीं लेकिन बाद में राइटिंग अच्छी बनेगी। ऐसे झुकेंगे तो फिर शरीर का स्ट्रक्चर भी बिगड़ेगा और लिखना भी नहीं हो पाएगा बराबर से, और फिर बाद में चश्मा और लग जाए। हाँ, योगा टीचरों को कुछ चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे टकले योगा टीचर जाते हैं, बोलते हैं ये योगा करो बाल बढ़ जाएगा, हैं आंखों में खुद पे चश्मा लगा पड़ा और बताते हैं त्राटक कीजिए चश्मा हट जाएगा। कितनी दुविधा वाली बात है ये। खुद शरीर का वजन नहीं घट रहा है, खुद का पेट बाहर निकला जा रहा है और बोलते हैं ये आसन करो तो पेट घट जाएगा। कोई क्यों मानेगा आपको, है कि नहीं। सबसे पहले तो हमें अपने पे ही, क्योंकि हमारा तो सारा इनपुट हमारे शरीर पे है। जो भी खाओ उसका इनपुट अपने शरीर पे ही रखना है, क्योंकि अगर चीज गड़बड़ हुई तो बताओगे क्या, क्योंकि आप जो बताओगे लोग उसी को फॉलो करेंगे। अनटिल आप अपने आप अपने शरीर पे प्रदर्शित ना कर सको। आपसे कोई आसन लगे ना और बोलो कि मैं करा अच्छे लेता हूँ, कर नहीं पाता हूँ थोड़ी एक्सीडेंट वगैरह हो गया था इसलिए नहीं कर पाता हूँ, लेकिन करा अच्छा लेता हूँ, क्या मतलब है इसका, ये बहानेबाजी। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि झूठ बोल लो, लेकिन बहानेबाजी का मतलब हुआ कि वो झूठ बोलने से 1000 गुना खतरनाक चीज है। अगर आप बहाना करना सीख चुके हैं अपने जीवन में, यानी किसी चीज को टालना सीख चुके हैं, किसी चीज के लिए सेकेंडरी ऑप्शंस ढूंढना शुरू करना आ चुका है आपको, तो आप समझिए कि आप झूठ बोलने से 1000 गुना ज्यादा पापी व्यक्ति हैं। उसका प्रभाव क्योंकि 1000 गुना ज्यादा होगा अगर आपको एक चीज से बहाना बनाने का मौका मिल रहा है तो। इसलिए कभी भी, अभी देखो कई सारे लोगों का फोन आ रहा है मेरे पास, तभी से मैं वही बार बार म्यूट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मीटिंग रूम को लॉक कर दिया है। अब जिसका लेफ्ट हो गया, जो लोग नहीं आ पाए क्लास में, वो वेट कर रहे हैं बाहर, क्योंकि अनुशासन नहीं है ना। जब भी ओपन रहता है तो कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है। अभी जो लेफ्ट कर गया वो वापस ज्वाइन नहीं हो सकता, मीटिंग रूम लॉक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने समय से बिल्कुल बने रहिए। आपकी आपकी परीक्षा है, मेरी परीक्षा थोड़ी है, मैं तो कब का पास हूँ। आप देखो आपको पास होना है, नहीं होना है ना। तो इसलिए अपने लिए आगे लिखिए, एक्सियल स्केलेटल के 3 बच्चे। एक्सियल का 3, दो लिखा ना इसमें, एक्सियल और अपेंडिकुलर, तो एक्सियल का 3 हो गया। 3 कौन कौन सा? खोपड़ी, स्कल, रिब केज, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, रिब केज को रिब केज ही लिखो। रिब केज, ये जो आपके जो छाती की अस्थियां है ना, छाती के आसपास की, रिब केज। और तीसरी है वर्टिब्रीज, वर्टिब्री, वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्री, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। और वापस आ जाइए अपेंडिकुलर में, अपेंडिकुलर में आ जाइए वापस। अपेंडिकुलर के 2, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्स, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब का मतलब वही हाथ का, हाथ की हड्डियां वगैरह, और फिर पैर की अस्थियां। ठीक है। अब आ जाइए तीसरे, जो शुरुआत से लिखे लिखे थे आप, शुरुआत में जो तीसरा प्रकार है ना, स्ट्रक्चर के अनुसार, उसमें स्ट्रक्चर के अनुसार 2 ही प्रकार की अस्थियां होती है, कॉम्पैक्ट और स्पंजी। कॉम्पैक्ट बोन्स एंड स्पंजी। मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं, कहीं गलती से छूट गया हो तो एक बार मिला लीजिए। अस्थियों के 3 प्रकार, आकार के अनुसार, लोकेशंस के अनुसार और स्ट्रक्चर के अनुसार। आकार जो है उसके 5 प्रकार हैं, लंबी अस्थियां, छोटी अस्थियां, इर्रेगुलर अस्थियां, न्यूमेटिक अस्थियां और फ्लैट अस्थियां। लोकेशन के अनुसार शरीर 2 हिस्सों में बांटी जाती है अस्थि तंत्र में, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल का मतलब जो अक्षीय है, जिसके बिना शरीर की कल्पना ही नहीं की जा सकती, इवन आप जिंदा भी नहीं रह सकते। ठीक है, तो वो हिस्सा उन अंगों की अस्थियां जिनके बिना आपके जीवन का औचित्य नहीं है। फेफड़ों के बिना आपके जीवन का औचित्य नहीं है, हृदय के बिना आपके जीवन का औचित्य नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड के बिना आपके जीवन का औचित्य नहीं है, खोपड़ी के बिना आप तो और ये अजीब लोग हो गए। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य एक्सियल का मतलब वो जिसके बिना जीवन अनुपस्थित है, जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और वहीं लिम्स की बात करते हैं, जो ना भी रहे, हाथ पैर कट जाए तो भी आदमी जिंदा तो रह ही जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं से खून तो बनता ही रहता है, शरीर में बहुत सारी और अस्थियां हैं जो खून बनाने का कार्य कर रहे थे। दोनों पैर कट जाए तो भी तो आदमी जिंदा रहता है, नहीं रहता है।
तो कोई दिक्कत नहीं। तो यानी लिम्स जो है वो सेकेंडरी हो गया। इसके बाद आती है स्ट्रक्चर के अनुसार। स्ट्रक्चर का मतलब किस प्रकार की बनावट है उन अस्थियों की। तो कुछ अस्थियां जो होती हैं वो बहुत कॉम्पैक्ट होती हैं, और कुछ अस्थियां जो होती हैं वो बहुत ज्यादा स्पंजी होती हैं, जिसमें अंदर गद्दा ही गद्दा भरा रहता है। ठीक है, तो आइए लिखना शुरू करते हैं। अब कुछ अस्थियों के नामकरण का कार्यक्रम शुरू किया जाए। ठीक है, लिखिए पहले लिख लीजिए खोपड़ा, स्कल। इन सब का चित्र बनाने का आपका होमवर्क। ठीक है, वन बाय वन सबके चित्र का निर्माण आप करेंगे। मेरा काम है अस्थियों के नामकरण को बता देना। चित्र बना लीजिएगा, चित्र बना लीजिए। नामकरण का कार्यक्रम आपका। नामकरण मैं कराता हूँ, चित्र बनाने का काम आपका। लिखिए, स्कल में निम्न अस्थियां पाई जाती हैं, यानी खोपड़े में यहां से लेके ऊपर तक में। ठीक है, निम्न अस्थियां पाई जाती है। वन बाय वन सबका नाम लिखिए, और इनको आप बना के मार्कआउट करके मुझे फोटो भेजिएगा कि आपने सही से बनाया नहीं बनाया, मैं देखूंगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण अस्थि है फ्रंटल, ये माथा। फ्रंटल, FRONTAL, फ्रंटल अस्थि। फिर है पैराइटल, साइड में, सिंघम वाली, अत्ता माजी सटकली वाली, पैराइटल। ठीक है, यहाँ पे साइड, पैराइटल। स्पेलिंग है PARIETAL, पैराइटल बोन्स। एक्चुअली उसकी अत्ता माजी क्या सटकली वो नहीं पता, लेकिन ही इज जस्ट टिकिंग हिज पैराइटल बोन, है ना। तो कौन, सिंघम, पैराइटल बोन। उसके बाद है आंखों के पीछे जो जो गड्ढा है, पैराइटल। ऑक्सीपिटल, पीछे ऑक्सीपिटल, एक और लिख लीजिए, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल बोन्स, ऑक्सीपिटल। ठीक है, आगे आइए, यहाँ पे नेजल बोन, नेजल। फिर है आंखों के गड्ढे में सेफेनॉइड बोन, SPHENOID, सेफेनॉइड बोन। ये बिल्कुल आंखों के बराबर में नीचे, रोने वाले बिंदु से थोड़ा सा नीचे। इथमॉइड बोन, ETHMOID, इथमॉइड बोन, रोने वाला। लैक्रिमल बोन, लैक्रिमल बोन, LACRIMALBONE, लैक्रिमल बोन। ठीक है, उसके बाद है गाल वाली अस्थियां, जाइगोमेटिक बोन। ये यहाँ पे जो निकली पड़ी है, ये जाइगोमेटिक बोन्स, ZYGOMATIC, जाइगोमेटिक। इसे बोलते हैं ऊपर जो ये किसी किसी का ज्यादा ही निकला रहता है, मैक्सिला, 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 MAXILLA, मैक्सिला। और ये नीचे वाला, ये जो है जिसके बिना म्यूजिशियंस की कल्पना ही नहीं की जा सकती, जो संगीत वाले हैं, जब सुर लगाते हैं ना तो आ, इसी को तो हिलाते हैं। मैंड, देखिए ये जो नीचे का पूरा हिस्सा हिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, मैंडिबल, MANDIBLE, मैंडिबल। और ये जो नाक का ये जो अगला हिस्सा है, इसी को, इसके जस्ट पीछे जो है उसे वूमर बोला जाता है, VOMER, वूमर। ठीक है, और इधर एक जो आपके नेति को अंदर नहीं जाने देता, उस अस्थि का भी नाम लिखिए, नेजल कोंचा, नेजल कोंचा ऑफ इथेमॉइड, नेजल कोंचा ऑफ इथेमॉइड बोन, इथेमॉइड अस्थियों का नेजल कोंचा। एक इसी के पीछे और होती है, इंफीरियर नेजल कोंचा, इंफीरियर नेजल कोंचा। ये कोंचा जो कोने में है, इसीलिए इनका नाम कोंचा रख दिया गया, इंफीरियर कोंचा। ठीक है, और यहाँ वाली एक ये पीछे, टेम्पोरल लॉबी, टेम्पोरल लॉबी, टेम्पोरल बोन। ठीक है, अब आगे लिखिए,
ये हो गया स्कल। एक यहाँ होती है गले की हड्डी, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, गले की हड्डी को हॉइड बोन, HYOID। आगे से किसी को किसी से परेशान होइएगा तो ये मत बोलिएगा कि तुम तो यार गले की हड्डी बन गए हो। आप बोल सकते हैं यू आर लुकिंग लाइक अ हॉइड बोन, है ना, HYOID, हॉइड बोन। गले की अस्थि का नाम हो गया हॉइड बोन। आपके गले की अस्थि कौन है? कह दो ये एनाटॉमी ही है, ये उतर ही नहीं रही गले के नीचे। हाँ, हॉइड बोन, HYOID, हॉइड बोन। ठीक है, बस इसके बाद पहले पीछे चलते हैं। आगे लिखिए, एक्सेल्स में ही दूसरा प्रकार, जो दूसरी अस्थियां आते हैं, वर्टिब्री। छोटी हेडिंग डाल लीजिए, वर्टिब्री। कुल 33 अस्थियां, टोटल 33 बोन्स। एक आधा छूट गया तो आप भी बना लीजिएगा ना, उसमें जब चित्र बनाएंगे तो आप देख के भी उसे याद कर सकते हैं। मैं अपने को अपने अपने मेमोरी में जो भी आते जा रही है मैं बताते जा रहा हूँ। इसमें हो जाएगा 33 अस्थियां, टोटल 33। पहला है सर्वाइकल 7, शुरुआत में, ये जो रीढ़ की हड्डी है, सर्वाइकल 7। सर्वाइकल की स्पेलिंग है CERVICAL, सर्वाइकल की 7। थोड़ा भी किसी के गर्दन में दर्द हो उसे सर्वाइकल ही हो जाता है, नहीं? लोग बोलते हैं अरे सर सर्वाइकल में बहुत पेन हो रहा है। अरे सर्वाइकल में पेन हो रहा है, सर्वाइकल एक अस्थि है। बोले मेरे को थायराइड हो गया है, तो आपको थायराइड कैसे हो गया भाई? थायराइड तो सबको है, फिर तो हुआ कैसे? उसमें कुछ बढ़ा या घटा होगा ना। क्यों मैं ये बोलूं, बार बार मैं ये बात बोलता हूँ, मैं ये बोलूं कि मेरे को आंख हो गई है। अब आंख कैसे हो जाएगी भाई? आंख तो है ही है, सबको है। मेरे को नाक हो गई है, नाक होना कोई रोग है क्या? थायराइड हो गई, अरे थायराइड कैसे हो गया? थायराइड में हार्मोन का कुछ डिसबैलेंस वाला चक्कर है ना। ऐसे ही सर्वाइकल हो गया, कैसे हो गया सर्वाइकल? सर्वाइकल तो अस्थि का नाम है भाई, वो हो कैसे गया? हाँ ये है कि उसमें पेन हो सकता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और पेन अस्थि के अंदर नहीं होगा, इतनी तो अस्थियां आपकी कमजोर नहीं है कि वो पेन। और खासकर उसी अस्थि की आप बात कर रहे हैं जिसके अंदर जो है, जो कॉर्ड है, जो पूरे शरीर को चला रही है, उसमें ही पेन हो जा रहा है। तो फिर तो क्या ही मैनेजमेंट है। यानी कि चीनी के दुकान का जो दुकानदार है, एक दुकानदार है जो चीनी बेचता है, उस बेचारे की खुद की चाय फीकी है, नहीं? यानी कि अगर आपकी वर्टिब्रीज में दर्द होना शुरू हो जा रहा है तो आप बहुत ही, बहुत बहुत, जिसको बोलते हैं ना, नालायक किस्म के जीवन का यापन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी अस्थियां जो सबसे ताकतवर होनी चाहिए थी, खास करके वर्टिब्री कॉलम में तो पेन नहीं होना चाहिए था। जैसे थोरैसिक को देखो, थोरैसिक नहीं सुनती किसी की, थोरैसिक में पेन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आप देखेंगे। थोरैसिक क्या, ये पीठ वाली जो हड्डी है, चाहे इसके ऊपर 50 किलो वजन लेके जाओ, इसे नहीं कोई फर्क पड़ता। क्यों? क्योंकि ये सारे मेजर ऑर्गन्स को यहीं से, इसके जस्ट जो अंदर उपस्थित कॉर्ड है वो डील कर रही है। तो थोरैसिक पेन नहीं बेयर करती, थोरैसिक डिफर कर जाती है। लेकिन कहाँ पेन होता है? इरेगुलर तरीके से बैठने से सर्वाइकल में, सर्वाइकल के आसपास के मांसपेशियों में होता है। तो सर्वाइकल की 7 जो है वर्टिब्रीज हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे लिखिए थोरैसिक। थोरैसिक की कुल 12 वर्टिब्रीज हैं, 12 वर्टिब्री हैं थोरैसिक की। फिर आता है लंबर, जो हर व्यक्ति जिसको कमर में दर्द है, हर व्यक्ति जो एडवांस योगा करता है, हर व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बैक बेंडिंग करता है, असमय शुरू करके और ज्यादा बैक बेंडिंग करने का प्रयास करता है। असमय का मतलब जैसे उम्र 20 साल, 22 साल, 24 साल हो गई और फिर बैक बेंडिंग ट्राई करना शुरू करता है और पेन लेके बैठ जाता है। ठीक है, वो लंबर से ही प्रताड़ित होता है, लंबर अस्थि पे। अच्छा एक और बात बताता हूँ, किसी को जिसको भी सर्वाइकल हो जाएगा ना, वो गर्दन उठा के अपने सर के ऊपर नहीं देख पाएगा, उसकी गर्दन ऊपर ही नहीं जाएगी। ठीक है, यानी कि उसके यहाँ जाते जाते बस मैक्सिमम 50 एंगल आंखें बना सकती हैं, डायरेक्ट ऊपर नहीं देख सकती, 90 डिग्री तक नहीं देख सकती। यानी आप यदि गर्दन उठा पा रहे हैं तो आप अपने आप को बेटर मानिए। ठीक है, तो ये होती है सर्वाइकल की सबसे बेटर पहचान। यदि सर्वाइकल, जैसे बहुत सारे लोगों को, अब दर्द कहाँ होता है, इस मसल्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे जो हो रहा है, इस मसल को जिसमें सबसे जल्दी पेन उठता है, उसका नाम है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल्स। एक मसल है, उसे बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल्स, STERNO, स्टर्नोक्लीडो, CLEDOMASTOID।
स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल्स, जिसमें सबसे पहले पेन होता है, और फिर ट्रेपेजियस में हो जाएगा। एक अस्थि आती है जिसमें जनरली पेन होता है, तो हम लोग ऐसे-ऐसे कर लेते हैं। ट्रेपेजियस के हिस्से में पेन होना स्वाभाविक है, और हर वो व्यक्ति जो लंबी ड्राइविंग कर रहा है, लंबे समय तक कुर्सी पे बैठ रहा है, हर उस व्यक्ति को ऐसी पीड़ा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और आज नहीं तो कल, और यदि खास करके यदि कुर्सी पे लंबे समय तक बैठ रहा है और उस कुर्सी पे बैठने के दौरान उसका मस्तिष्क एकाग्र नहीं है, तब तो गारंटेड पीड़ा होगी ही होगी। यदि एकाग्र मस्तिष्क से अगर आप बैठते हैं, जैसे मुझे याद है बखूबी कि जब ऐसा होता था कि मैं जब हॉस्टल में था, तो कभी मतलब 6 महीने में कभी ऐसा नहीं गया होगा कि मैं अपनी पूरी रात कुर्सी छोड़ के बेड पे गया हूँ। कभी भी नहीं हुआ पूरे 6 महीने के अंतराल में। 6 महीने तक मेरा मेरा एक एग्ज़ाम था, 6 महीने पहले मुझे उस एग्ज़ाम का पता चला था, और 6 महीने मैं सोया नहीं था। प्रतिदिन सुबह 6 साढ़े 6 बजे सोता था और साढ़े 8-9 बजे उठ जाया करता था। दिनचर्या बहुत विपरीत हो चुकी थी। लेकिन रात्रि के 8 बजे से लेके और भोर के 6 बजे तक, 5-6 बजे तक लगातार कुर्सी पे बैठ के भी कभी पीड़ा मुझे नहीं हुई। किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं हुई, और उसमें ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि लगातार कंटिन्यू मस्तिष्क जो रहा, वो इन्वॉल्व रहा। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि नहीं, आप इतना लंबा आपको नहीं पढ़ना चाहिए, दिमाग में घुसेगा नहीं, सब बकवास बातें हैं। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति बहुत केंद्रित हैं, तो फिर दुनिया की कोई चीज़ आपको दिखेगी ही नहीं, आपको सिर्फ़ वो चीज़ दिखेगी जो आप चाहते हैं। लेकिन उसमें उसे ज़िम्मेदारी मान के नहीं, यदि आप उस चीज़ को एन्जॉय करते हुए करेंगे। जैसे योग मेरे लिए एन्जॉय का विषय रहा है। कभी ऐसा नहीं रहा मेरे लिए कि मेरे लिए एक सब्जेक्ट रहा। हमेशा मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जो सबसे आसान और सबसे ज़्यादा यूनिक कह सकता हूँ मैं, कि बड़ा यूनिक है। तो अगर आप इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे लेंगे तो आपको कष्ट होगा। लेकिन यदि आपने सब्जेक्ट के तौर पे नहीं लिया, तो कभी आपको कष्ट नहीं होगा। अभी भी इस समय संचित जी हैं, बाखूबी इस बात को जानते हैं, देखिए बैठे हुए हैं, कि हम लोग प्रतिदिन में प्रातः काल जब नींद खुलती है, सुबह 5 बजे से कक्षाएँ शुरू हो जाती हैं, और 5 बजे से एक समय तो ऐसा था कि अभी थोड़े दिन पहले जब मैं वियतनाम में नहीं था, तो भारत में रहते हुए वियतनाम में सारी क्लासेस 5 बजे सुबह शुरू हो जाती हैं योगा की। तो भारतीय समयानुसार वो साढ़े 3 बज रहा होता है भोर का। तो साढ़े 3 बजे से मेरी क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो जाया करती थी मॉर्निंग में, और तब से लेके अंतिम लेक्चर यही जो मैं आपका ले रहा होता हूँ, ये तकरीबन 9, सवा 9, साढ़े 9 बजे तक फ्री होता हूँ। तो इस बीच में 10 लेक्चर, कभी-कभी 8 लेक्चर, और फिर यात्राएँ, इधर-उधर आना-जाना, ये सब रहता है। यदि मैं थका-हारा रहता तो शाम की इस कक्षा को मैं कभी नहीं ले पाता। क्यों इस कक्षा को 8 बजे रखते हैं? क्योंकि ताकि ये इंटरेस्ट का विषय, जब आपके आपके बिल्कुल आपके चेहरों को मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, आप लोग योग के प्रति बहुत समर्पित हैं, तो मेरा समर्पण अपने क्षेत्र के प्रति ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। है ना? तो हमेशा इन चीज़ों को जब आप रखेंगे अपने मस्तिष्क में, तो एक सकारात्मक दिशा के साथ में आप आगे बढ़ निकलेंगे। और यही चीज़ें, क्योंकि देखो सिद्धांत हमेशा, एक मेरा अपना दर्शन है जो मैंने अपने लिए डेवलप किया है, कि कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती है। ये आकार-प्रकार नहीं होता। कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती है। कोई भी चीज़ अंधकार या प्रकाश में युक्त नहीं होती है। कोई भी चीज़ विपरीतार्थक शब्द में प्रयोग नहीं होती है। हर चीज़ के मल्टी डायमेंशंस है। कभी मैं इस दर्शन को आपको समझाऊँगा, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएँगे। जैसे ये दर्शन मैंने बहुत पहले सुना था कि एक छोटी-सी ग्लास में पानी आधा भरा है। अब वो डिपेंड करता है कि पानी आपको प्यास लगी है, तो वो पा आपको ग्लास आधी खाली दिखेगी। अगर आपको प्यास नहीं लगी है, तो वो गिलास आपको आधी भरी दिखेगी। यदि आप एक्सेस मात्रा में पॉज़िटिव हैं, तो आपको वो पूरी भरी दिखेगी, आधी पानी से, आधी हवा से। और यदि आप बिल्कुल नकारात्मक ना नाहा मतलब नाहक ही मूर्ख व्यक्ति हैं, तो आपको लगेगा कि ये क्या ही चक्कर है गिलास का, अगर आपको कुछ लेना-देना उससे नहीं है तो। है ना? तो ये तो जनरल एक फ़िलॉसफ़ी है, लेकिन इसी फ़िलॉसफ़ी पे आगे मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने तरीके से डेवलप की हैं, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। आगे लिखिए वर्टिब्रेज़ के नंबर 5 के बाद सैक्रल की 5 वर्टिब्रीज़ हैं। सैक्रम या सैक्रल, SACRAL सैक्रल, और फिर कॉक्सियल, COCCY GEAL, GEAL, कॉक्सियल, इसकी 4 अस्थियाँ होती हैं। कुल 7, 12, 5 जो ऊपर वाली हैं, CTL, इन्हें काउंट करेंगे तो आपको 24 संख्या मिलेगी।
24 संख्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत मूलभूत मानी जाती है। जो ऋग्वैदिक मंत्र है, जिससे मैंने आपके सामने शुरुआत की थी इस पूरे लेक्चर की, कि गायत्री महामंत्र तीसरे जो मंडल में मंत्र आता है, जिसका 64वां मंत्र है गायत्री महामंत्र, उसमें कुल 24 अक्षरों से युक्त मंत्र समायोजित है। ऐसा माना जाता है कि इन 24 अक्षरों का साक्षात प्रभाव आपके इन 24 अस्थियों के ऊपर पड़ता है, सीधा सीधा। और इसमें बहुत सारी रिसर्चेस भी अब आने लगी हैं, किन किन मंत्रों से, किन किन मंत्रों का प्रयोग प्रयोग करके आप अपने अस्थियों के ऊपर अपने कॉर्ड्स को जागृत कर सकते हैं, और किन किन व्यवस्था क्रमों से अपने अंदर नई ऊर्जा का संस्मरण कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 24 जो गायत्री के मंत्र हैं वो इन्हीं 24 अस्थियों पे कार्य करते हैं। 24 = 24। बाकी जो सैक्रल और कॉकिक्स है, तो ये निचली अस्थियां होती है जो मूलाधार के लिए प्रयुक्त मानी जाती हैं। इसके ऊपर भी मंत्रों का बहुत सारा वर्णन है। कभी मंत्र योग बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे मंत्र योग के कितने प्रकार होते हैं। कोई बता सकता है हाथ उठा के? मंत्र योग के कितने प्रकार हैं? अष्टांगा तो सबको याद है, सब के सब अष्टांगी भरे पड़े हैं इस भारत में इस समय। अष्टांगी है ना आप लोग तो। हठ योगी बहुत कम हो, बहुत कम, इतना सा, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अन्य योग के विषय में, तो भक्ति योगी भी नहीं हो, क्योंकि भक्ति में सिर्फ काम चला लिया। हाँ, संचित कर 14। ठीक है, तो भक्ति योगी हो, चलो ठीक है, नौधा भक्ति जान लिया, सीख लिया, थोड़ा सा भक्ति के विषय में जान गए। हाँ, थोड़ा सा मंत्र योग के विषय में जान गए, थोड़ा तंत्र योग के विषय में जान गए, थोड़ा सा अन्य प्रकार के 8 प्रकार के मूल योग हैं जिनको हमें समझना चाहिए। इसके पार भी बहुत सारा योग है, नक्षत्र का योग है, सबका योग होता है, सबका काल होता है। ये योग शब्द आया ही क्यों? ये जोड़ने वाले योग से नहीं है। योग के 3 अर्थ निकल के आते हैं ना, कि जो पाणिनि का व्याकरण है उसमें 3 बार योग शब्द यूज हुआ है ना। युज संयमने में यूज होता है, युज समाधो में यूज होता है, और सबके पाठ है, दिवादि गढ़ी है, रुधादि गढ़ी है, चुरादि गढ़ी है। इन तीनों पाठों से योग शब्द निकल के आता है पहली बार। सारे के सारे शब्द जितने संसार में इस समय प्रतिबिंबित हो रहे हैं, वो सारे के सारे शब्द अष्टाध्यायी में पाणिनि ने लिखा है किसी न किसी माध्यम से, और उसी माध्यमों से हमें ये शब्द मिलते हैं जिनका अर्थ हम अपने अपने अनुरूप निकालते हैं। तो योग शब्द 3 बार प्रयुक्त होता है, लेकिन उसके पार यदि पाणिनि के व्याकरण को छोड़ दें, तो उसके पार भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो उनके उनके शब्दों की श्रृंखला के पार निकल के आते हैं। फिर उसको डिकोड कौन करता? उसको पतंजलि ही डिकोड करते, क्योंकि वही उनके डायरेक्ट शिष्य हैं। इस विषय पे भी आगे आपसे दर्शन में बात होगी। आगे लिखिए, क्या क्या होगा? कॉकिक्स हो गया। हम आगे लिखिए, अपर लिम्ब, अपर लिम्स, अपर लिम्स। देखिए, पहली अस्थि है सबसे पहले तो स्कैपुला, स्कैपुला, स्कैपुला। ठीक है, उसके बाद है ये कॉलर बोन, जिसको बोलते हैं क्लैविकल, CLAVICLE, क्लैविकल। फिर बात आती है ह्यूमरस की। ह्यूमरस, ये आपकी जो भुजाएं हैं, ह्यूमरस, HUMERUS, ह्यूमरस। उसके बाद है 2 अस्थियां आती हैं, रेडियस एवं अल्ना। यहाँ पे रेडियस एवं अल्ना 2 अस्थियां हाथ में। फिर नीचे आती हैं कार्पल बोन, ये जो कलाई की अस्थियां हैं, कार्पल्स, CARPLS, कार्पल्स। फिर आती हैं मेटा कार्पल्स, क्रिकेट खेलते समय जिस हिस्से पे हम लोग कैच लेते हैं, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से पे इसको बोलते हैं कार्पल्स, मेटाकार्पस। उसके बाद आती हैं उंगली की अस्थियां, जिसको फेलेंजियस बोला जाता है, PHALANGES, फेलेंजियस। ठीक है, अब लिखिए लोअर लिम्स, लोअर लिम्स, लोअर लिम्स। सबसे पहला हो गया फीमर, फीमर यानी कि जांग की अस्थियां। फिर है पटेला, यानी कि घुटने की अस्थियां, पटेला, घुटने की अस्थियां। फिर टीबिया एवं फिबुला, 2 अस्थियां,
टीबिया, TIBIA, टीबिया एवं फिबुला, FIBULA, फिबुला, टीबिया एवं फिबुला। और उसके बाद वापस टार्सल्स कार्पल्स की बात आ जाती है फिर। आगे लिख लीजिए। टार्सल्स, टार्सल्स अस्थियां, मेटाटार्सल्स, टार्सल्स एवं मेटाटार्सल्स, टार्सल्स एवं मेटाटार्सल। ठीक है, बस। अंगूठे के ऊपरी हिस्से को हेलक्स बोला जाता है। ये आप मार्क आउट करके रखिएगा, हेलक्स, HALLUX, हेलक्स। ठीक। और उंगलियों को वापस फेलेंजेस ही बोलते हैं, फोरफिट। ठीक है, दैट्स ऑल। इन सब का भी नाम होता है नेविकुलर, यूनिफॉर्म्स, इंटरनल, क्यूबॉइडल यूनिफॉर्म, और डीप में अगर आप जाते हैं तो ये सारे नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, बाकी रिब केज हो गया। स्टर्नम, एक हड्डी जो बीच की छूटी है वो है स्टर्नम। रिब केज लिख लीजिए, रिब केज, रिब केज और स्टर्नम, स्टर्नम। ठीक है, रिब केज में लिखिए 7 जोड़ी ट्रू होती हैं, ट्रू रिब केज होती हैं, ट्रू रिब केज होती हैं, और 3 जोड़ी फॉल्स रिब केज होती हैं। 3 जोड़ी फॉल्स रिब केज होती है, यानी 1 से लेके 7 तक को ट्रू बोला जाता है, 8 से लेके 10 तक को फॉल्स बोला जाता है, और 2 फ्लोटिंग होती हैं, 11वीं और 12वीं। कुल 24 हस्तियां, 11वीं और 12वीं जो है फ्लोटिंग रिब केज होती हैं। और बीच में होता है स्टर्नम। स्टर्नम की स्पेलिंग है STERNUM, स्टर्नम। ठीक है, ट्रू रिब केज को आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ट्रू रिब केज को वर्टिब्रोस्टर्नल भी बोला जाता है। वर्टिब्रोस्टर्नल स्पेलिंग है VERTEBRO, वर्टिब्रो स्टर्नल, STERNAL, वर्टिब्रोस्टर्नल। एवं फॉल्स को वर्टिब्रोकॉन्ड्रल भी बोला जाता है, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, CHONDRAL, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल भी बोला जाता है, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल भी बोला जाता है। ठीक है, आगे लिखिए। लॉन्ग बोन का उदाहरण, अब बस छोटा छोटा लिखते हैं, लॉन्ग लिख लिए, लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन, फीमर, ह्यूमरस, फीमर एवं ह्यूमरस वो अस्थियां जो लंबी होती हैं, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में लिख लीजिए कार्पल्स, टार्सल्स, ये शॉर्ट बोन का उदाहरण है। कार्पल्स, टॉर्सल्स, शॉर्ट बोन। फ्लैट का उदाहरण है स्टर्नम, फ्लैट का स्टर्नम। न्यूमेटिक में लिखिए वो अस्थियां जिनमें स्पेस हो, वायु भर सके, वो अस्थियां जिनमें स्पेस, खाली जगह हो। न्यूमेटिक, PENEUMATIC, न्यूमेटिक अस्थियां वो अस्थियां जिनमें खाली स्पेस हो। ठीक है, जैसे क्रैनियल बोन्स, जैसे क्रैनियल बोन्स। और इर्रेगुलर में तो आपकी वर्टिब्री आ जाएगी, इर्रेगुलर वर्टिब्री, इर्रेगुलर में वर्टिब्री आ जाती है। फ्लैट बोन में स्कैपुला वगैरह भी आ जाती है। ठीक है, बस। और कॉम्पैक्ट और स्पंजी मैंने आपको पहले ही बताया। कॉम्पैक्ट का मतलब जो बहुत
जिसमें जो कॉम्पैक्ट प्रकार की हो, और स्पंजी जो जो बहुत गद्देदार हो, जिसमें स्पेस, इंटरनल स्पेस बहुत ज़्यादा हो। कुछ होती हैं जो बहुत हार्ड, रिजिड और कम स्थान में ज़्यादा स्पेस रखती हैं, और कुछ होती हैं जो स्पंजी होती हैं जिसमें स्पेशियस, काफ़ी स्पेशियस होती है, बीच में काफ़ी स्थान खाली रहता है। ठीक है। ये आपके नेट के परिप्रेक्ष्य से है। यदि योगा ट्रेनिंग के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, तो आपको ये भी जानने का अधिकार है कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, इन तीनों कोशिकाओं का क्या स्वरूप है, अस्थि फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी कैसे बोन्स बनती हैं। तो ये सब आपके मतलब नेट का कंटेंट नहीं है। नेट में तो ज़्यादा से ज़्यादा अस्थियों से यही पूछा जाएगा कि फादर ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी या ऑस्टियोपैथी किसने खोजा, कौन कौन सी कोशिकाएं अस्थियों से संबंधित है। वो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ जो आया हुआ है पिछले परीक्षाओं में, कि कौन सी निम्न में से कौन सी कोशिका अस्थि कोशिका है, यानी विच बोन सेल बिलोंग टू बोन्स, कौन सी अस्थि कोशिका है जो अस्थियों से संबंधित है। इसके अलावा ये पूछा जाएगा सबसे बड़ी अस्थि कौन है, निम्न अस्थि कौन सी अस्थियां लोअर लिम्ब की अस्थियां हैं, मेल मिलाइए, यानी कि मैच द फॉलोइंग कीजिए। या फिर ये पूछ देगा कि सर्वाइकल में या निम्न में से कौन सी अस्थियां कितनी संख्या में है। ठीक है, चेहरे की अस्थियों में कितनी अस्थियां होती हैं, लैक्रिमल बोन कहाँ स्थित होती है, या इस तरीके के आड़े तिरछे सवाल, जो कि जिससे संबंधित मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। अब बात आती है आपके होमवर्क की। तो आप बनाएंगे एक भूत। ठीक है, वो भूत यानी कि जो भी अस्थियों वाला जो भूत होता है ना, वो उसका पूरा निर्माण कीजिएगा। और खोपड़ी अलग बनाइएगा, हाथ पैर सब अलग बनाइएगा, छाती वगैरह सब अलग बना के सबको मार्कआउट कीजिएगा, और सबका नाम लिख के फिर मुझे संदेश भेजिएगा कि आपने बना लिया है। और कोशिश कीजिएगा बायोलॉजी के छात्र के नाते कि चित्रकारी जो है वो लियोनार्डो दा विंची जैसी हो। ऐसा ना हो कि चित्रकारी देख के मुझे ये लगे कि आपको योगा में ही आगे कंटिन्यू करना चाहिए, चित्रकारी छोड़ दें। ठीक है, तो पेंसिल का प्रयोग कीजिएगा, और अच्छे से चित्र बनाइएगा। चित्र बना के उसकी फोटो खींच के मेरे को दिखाइएगा कि आपने सही बनाया, और कुछ नाम उसमें अपने हिसाब से। और ये चित्र बना के प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। आप यदि एमए की परीक्षा भी दे रहे होंगे, कुछ लोग फाइनल में भी हैं, तो जो लोग फाइनल में हैं, हमेशा कोशिश कीजिए। जब मैं अपने एमए की परीक्षा में था, तो मेरे साथ में एक मेरी बड़ी अच्छी मित्र हैं, अभी आजकल कनाडा में है, धाराबेन पटेल। तो वो भी लिखा करती थी। वो क्या करती थी, वो तकरीबन 5 कॉपी 6 कॉपी भरा करती थी, और मैं आगे से तीसरी सीट पे था और वो पीछे से दूसरे या तीसरे सीट पे थी। तो जब मैं लिखूं तो मैं पूरी पूरी पावर से, बड़ी मतलब हास्यास्पद घटना है ये, पूरी पावर से मैं लिखता था। तो मैं ज्यादा ज्यादा ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी, और डी जाते जाते मेरा काम खत्म हो जाता था, यानी घंटी समाप्त हो जाती थी, 3 घंटा पूरा हो जाता था। और वो लिखती थी ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी, ई और एफ तक मामला पहुंच जाया करता था। पहला मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात बता रहा हूँ। मैं नया नया गया था अपने अपने परिवेश से, और चूंकि अपने यूनिवर्स अपने कॉलेज का मैं बड़ा मतलब अच्छा टॉपर था, तो मेरे को बहुत ईगो पे बात आती थी कि उस समय उम्र भी बहुत कम थी, 14-15 साल उम्र थी, और शुरुआती की थी हम लोगों ने अपनी पढ़ाई की। तो ऐसा लगता था कि हे भगवान, ये ऐसा क्या लिख देती है। तो मैं जब पेपर के रिजल्ट आए, तो संयोग से मेरे एक मित्र हैं मध्य प्रदेश के, अनिल जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोले कि भाई आप टॉप कर गए हैं। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं कैसे कर गया, क्योंकि मेरे को लगता था कि ये धारा जो है ये टॉप करेगी, क्योंकि इसने ई कॉपियां तक भरी है। बाद में पता चला भाई साहब कि वो सारा का सारा जो ई कॉपी तक मामला जाया करता था, वो गुजराती में लिखा करती थी। मतलब उसे वो गुजरात बोर्ड से पढ़ के आई थी कन्या, और उसे ये नहीं पता था कि हिंदी में लिख के और पास करते हैं, तो वो गुजराती में लिखा करती थी। और सारा, और उसमें अधिकतर में वो कुछ भी होता था तो बड़े बड़े चित्र बनाया करती थी, खूब बड़े बड़े। अगर जैसे स्कल बनाना हो तो उसमें उसकी मतलब वो सिर्फ स्कल बना के और उसका नामकरण दूसरे पेज पे करना। तो ऐसा आप ना कीजिए, चित्र जरूर बनाइए। कभी भी पेपर देना हो, कभी भी, तो बिना चित्र के पेपर नहीं देते हैं। और बिन आरेख ग्राफ बनाना,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, पॉइंट वाइज स्टडी, अच्छे से लिखना, ये सब एक अच्छे लेखक के गुण होते हैं। अपने अंदर सारे एटीट्यूड जब आप प्रोफेसरों वाले लेके आएँगे, तो एक शानदार प्रोफेसर बन के आप निकलेंगे। और ये परीक्षा, जिस परीक्षा के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, ये वही परीक्षा है जो आपको प्रोफेसर बनाती है, ठीक है? तो अपनी यात्रा उसी दिशा में आगे बढ़ाइए जिस दिशा से आप कुछ अच्छा प्राप्त कर सकें, और ये वही दिशा है जिस दिशा से चलते हुए आप आगे बहुत सारे लोगों के लिए एनलाइटमेंट का सोर्स बनने वाले हैं। नदी का किनारा और पेड़ की छाँव और चंचल हवा, ये सिर्फ़ प्रेम हेतु आवश्यक नहीं है, ज्ञानोदय हेतु भी बहुत आवश्यक है। किसी संगीतकार ने ये गाना गाया ना कि नदी की हवा, चंचल हवा, पता नहीं क्या-क्या, इससे बेहतर है यही सारी चीज़ें बुद्ध के साथ घटित हुई थी। बुद्ध भी ऋजुपालिका नदी उसमें फल्गु नदी थी गया में, और वहाँ उसके किनारे एक वृक्ष के नीचे बुद्ध बनते हैं, है ना? ऐसे ही महावीर के साथ भी हुआ। हर व्यक्ति जिसको समाधि प्राप्त हुई है, वो नदी की जो धारा है उसके उसके शब्दावली में, या माने कहने का तात्पर्य ये है कि एकांत भाव व्यक्ति के उत्थान का सबसे बड़ा कारक का समूह बनता है। एकांत भाव, वो भाव जिसमें आप विचार शून्य हो जाएं। विचार शून्यता प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को खाली करना पड़ेगा, जितना ब्लैंक होंगे। मैं नहीं कहता कि आप समाधि प्राप्त कर लीजिए, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहता हूं कि विचार से, बाकी विचारों से स्वयं को खाली करो। दिमाग जैसे ही अन्य चीजों से डिस्ट्रैक्ट होगा, खत्म होगा, आप एक जगह एकत्रित हो गए, उसमें एनाटॉमी भर लो, उसमें बाकी सारी चीजें भर लो जो आपके काम की है, और फिर देखो ये परीक्षा कैसे नहीं निकलेगी, है ना? तो आगे आपकी यात्रा। कल मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ में। जो भी प्रश्न हुआ करे, कभी ऐसा हो कि आपका संदेश मुझे इसलिए भी प्राप्त हो जाए कि आप कहीं बाहर है, या इस तरीके का संदेश नहीं, ये हो कि सर ये प्रश्न जरा अगर कभी मौका मिले तो बता दीजिए, तो मेरे को अच्छा लगेगा। जब भी समय मिलेगा तो मैं आपको जरूर उत्तरित करूंगा। कल हम लोग शुरू करेंगे द ग्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम। कल की कक्षा डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत माउथ होते हुए लैरिंग्स, फेरिंग्स, इसोफेगस, और फिर बात पहुंचेगी आपके स्टमक तक, ड्यूडेनम होते हुए लिवर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, स्मॉल और लार्ज होते हुए वापस से नस तक की बात होगी। कल एक पाइपलाइन का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। मुंह से लेकर और एनस तक सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम पाइपलाइन ही है। कहीं पाइपलाइन मोटी है, कहीं पाइपलाइन चपटी है, कहीं कम है, कहीं छोटी है, उसी के विषय में अध्ययन है। सबसे जो घातक चीज है डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो ये है उसके अंदर के एंजाइम्स, जो रासायनिक पदार्थ है जो निर्माण होता है, उसके विषय में आपको थोड़ा जोर देके पढ़ना पड़ेगा। तो आपसे अनुरोध है, अपेक्षा है कि यदि समय मिले तो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कल जरूर पढ़ के आइएगा। आज की कक्षा का यही समापन। कमर गर्दन सीधी, शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रं तन्यास्व। ओम शांति शांति शांति, सर्वा अरिष्ट सुशांति भवतु। धीरे धीरे हाथ को रब कर लीजिए, आंखों पे लगा ले, फिर समस्त चेहरे पे लगा लीजिए, समस्त शरीर पे लगा लीजिए। आपके भावों के लिए, आपके समय के लिए, सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। बाकी अन्य सभी लोगों से अनुरोध है कि जब भी मौका मिले तो एक बार अपनी शक्ल दिखा दिया कीजिए, वीडियो ऑन कर लिया कीजिए, ताकि हम लोग एक दूसरे को पहचान सकें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।